हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो इन क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा और अपना सिलेबस उठाकर देखिएगा। इसी आधार पर जो है सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और प्रयास आप लोग करिएगा, कोशिश करिएगा कि हर एक सवाल का आंसर भी देते हुए चलिएगा। आइए शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा का अस्थाई सदस्य जो है किसे चुना गया था? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। साथियों याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को, कब? 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इस प्रथम बैठक में जो है जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद साथियों अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे देखिए दो टाइप के सवाल पेपर में बनते हैं। एक आपसे सवाल पूछेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आप कहोगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब एक सवाल इस तरीके से पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तब आप कहोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे सवाल पूछे कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तब आप कहोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। और ये भी आपको पता होगा साथियों, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अभी हमने आपको बताया साथियों 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। साथियों 26 नवंबर 1949 को, आप सभी जानते होंगे 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार यानी अंगीकृत यानी अपनाया कब गया था? तब आप कहोगे 26 नवंबर 1949 को। और साथियों 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी को आपको ये भी पता होगा साथियों कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और साथियों 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 9 दिसंबर 1946। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बताइए। जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक को। आप सभी साथी फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। चलिए भाई, तो भाई याद रखें आप लोग, भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल दोस्तों देखिए, एक सवाल और पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब भी आप कहोगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्हें संविधान का निर्माता या संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल देखिए, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको साथियों बताया कि भारत में संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकार किया गया या अपनाया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट है। 26 नवंबर को ही प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर होगा। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। अगला सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, केरल और आपका दिया है त्रिपुरा। चलो फटाफट आंसर कर दो एकदम। चलिए भाई, चलिए कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे दोस्त, बताइए। तो अगर आप देखोगे साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है आपका गोवा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तब आप कहोगे सर राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 8वां और आपका दिया है 7वां। बताइए।
फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अच्छा साथियों, विश्व में जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका रूस। क्यों भाई? रूस है। और यहाँ पर आपसे सवाल करता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है आपका 7वां स्थान। डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखो, विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है? 2.4, 3.5, उसके बाद दिया आपका 4.2, इनमें से कोई नहीं। बताओ सही उत्तर क्या है? एक बार सभी साथी आंसर करो। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत जो है कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। कितना भाई? 2.4%। ये ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 8वां देखिए, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। बताइए सही उत्तर क्या है? एक बार आप लोग प्रयास करें। सभी साथी आंसर करेंगे। आप देखोगे साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है साथियों आपका पंजाब। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सवाल ऐसे भी पेपर में पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अच्छा कौन कौन से राज्य हैं? नाम भी ध्यान रखें, ध्यान से सुनिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंजाब राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश से, क्या उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं? तो नहीं गुजरती, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला सवाल, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्लिन, बर्न, मकाऊ, पर्थ। बताइए इसका आंसर क्या है? एक बार सभी प्यारे साथी आंसर कर दो। चलिए आपका सही आंसर दोस्तों क्या है बताओ। चलिए भाई फटाफट बताइएगा स्विट्जरलैंड राजधानी क्या है? तो आपका देखोगे साथियों बी ऑप्शन राइट है। बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है? बताइए दक्षिण भारत की जो है सबसे बड़ी नदी कौन सी है और इसकी लंबाई कितनी है, ये भी आप बता सकते हो। चलिए तो साथियों ध्यान रखें, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी गोदावरी। ऑप्शन थर्ड राइट है। गोदावरी के साथियों को क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और सबसे वृद्ध गंगा कौन सा है भाई? अगर आपसे पूछा जाए वृद्ध गंगा किसे कहते हैं तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? याद रखें 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। अगला सवाल, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? भील, गोंड, सहारिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है दोस्तों भील। ठीक है, भील जनजाति की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। तो आप देखोगे ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है बताइए? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या है बताइए? रुड़की, गोवा, हरिद्वार, आपका दिया है मुंबई। तो आपका साथियों यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये आपका रुड़की में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। हीराकुंड बांध जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों आपका कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और साथियों अगर आपसे सवाल पूछे कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो साथियों ये जो है आपका महानदी पर स्थित है। किस नदी पर? महानदी पर स्थित है। अगला सवाल, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? सवाल नंबर 14 का आंसर करिएगा। कौन सा प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर करिएगा। चलिए कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो सही आंसर दोस्तों क्या है भाई? उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा,
भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? बताइए आपका सही आंसर क्या है। लॉर्ड डलहौजी, डुप्ले, लॉर्ड वेलेज़ली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है साथियों? लॉर्ड वेलेज़ली। कौन भाई? लॉर्ड वेलेज़ली को जो है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन थर्ड जो दिया है राइट है। अगला सवाल, प्राचीन भारत में निम्न में से किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन ने, कुषाण ने, शक ने, पार्थियन ने? बताइए। चलिए, प्राचीन भारत में निम्न में से किसी एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। आपका सटीक आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो, सभी साथी आंसर कर सकते हो। तो कुषाणों के द्वारा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनका आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से अशोक किस वंश से संबंधित था? मौर्य, वर्धमान, कुषाण, इनमें से कोई नहीं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? बताइए। निम्न में से अशोक जो है किस वंश से संबंधित था? अशोक जो है किस वंश से संबंधित था? मौर्य, वर्धमान, कुषाण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? बताइए। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? बताइए। चलिए, सभी साथी आंसर करें और इसमें हार किसकी हुई थी ये भी बता सकते हो। चलिए साथियों, ध्यान रखें, इब्राहिम लोदी की जो है हार हुई थी और ये युद्ध जो है आप सभी जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 में। कब? 1526 में। और इसमें जो है बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका कहाँ पर है? बिहार, सिक्किम, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर क्या है? एक बार सभी प्यारे दोस्त आंसर कर दो। चलिए साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये आपका बिहार में है। कहाँ पर भाई? बिहार में है। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात को। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, संगीत यंत्र सितार का जनक जो है किस महापुरुष को माना जाता है? बताइए। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? संगीत यंत्र सितार का जनक जो है किस महापुरुष को माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। चलिए, तो भाई सितार का जनक जो है अमीर खुसरो को मानते हैं। किसे भाई? अमीर खुसरो को। ए ऑप्शन आपका जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? बताइए। वीणा वादन के लिए जो है कौन सा शासक प्रसिद्ध था? बताइए। औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, बाबर। 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइएगा। कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? चलिए आंसर करें सब लोग भाई। बाबर, अकबर, शाहजहां और आपका दिया है औरंगजेब। 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका जो सही आंसर होगा क्या भाई? औरंगजेब। क्या भाई? औरंगजेब आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए। चलिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइएगा सही आंसर क्या है। इस सवाल के लिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भाई पंडित रविशंकर जो है ये सितार से संबंधित है। किससे भाई? सितार से, सितार वादक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? चलिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष साथियों 11 मई को। कब भाई? 11 मई को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका जो दिया है यही आपका सही है। अगला सवाल, अष्टाध्यायी पुस्तक के राइटर कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक के राइटर कौन है? वात्स्यायन, अशुघोष, शूद्रक, पाणिनि। तो आपका सही आंसर है दोस्तों पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक के राइटर कौन है? पाणिनि है। ऑप्शन डी जो दिया है यही आपका राइट है। आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक कौन है? बताइए। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक जो है कौन है? एक बार सभी साथी आंसर करें। महादेवी वर्मा, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी, गुलबदन बेगम। आपका सही आंसर क्या है साथियों? अबुल फजल है। ऑप्शन सेकंड जो दिया है यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 26 का आंसर करिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है
किस तिथि को मनाते हैं? 25 जनवरी, 23 जनवरी, 21 जनवरी, 27 जनवरी को। आपका सही आंसर क्या है? एक बार कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी, बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाते हैं। ये ऑप्शन आपका जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, 25 जनवरी 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इसलिए जो है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं बताइए? इसका आंसर करें सब लोग। 22 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को, 24 मार्च को। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं दोस्तों 22 मार्च को। ये ऑप्शन आपका जो दिया है यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, कुमार संभवम रघुवंश और आपका दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? 28 का राइट आंसर क्या है? इसका आंसर करिएगा आप लोग। कुमार संभवम, रघुवंशम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है बताइए? चलिए, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, कुमार संभवम, रघुवंशम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो है कालिदास हैं। ये ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें इस बात को। अगला सवाल, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक जो है कौन है? आंसर करिएगा आप लोग। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के राइटर कौन है भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ऑप्शन आपका जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग भाई। सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है, गोदान गबन कर्मभूमि तथा रंगभूमि के लेखक कौन है बताइए? गोदान गबन कर्मभूमि तथा रंगभूमि के राइटर कौन है? सबको पता होना चाहिए भाई। मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका जो सही उत्तर होगा इस सवाल का बताओ। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल सही है भाई, वो बिल्कुल होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भाई देखिए सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ साथियों, क्या आप लोग चाहते हैं कि रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी का लाइव टेस्ट, लाइव क्लास इसी तरीके से जो रखा जाए? एक बार कॉमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, या आप हमें टाइम बता सकते हैं। ठीक है, कॉमेंट कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, तो उसी समय पर जो है क्लास रखी जाएगी सामान्य हिंदी की। वो भी लाइव सेशन होगा, उसमें हम आप जो है इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विश्व उपभोक्ता दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस जो है सवाल नंबर 31 का राइट आंसर क्या है साथियों? 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, इंटरनल इंडिया के राइटर कौन है बताइए? इंटरनल इंडिया के राइटर कौन है? इसका सही आंसर क्या है? एक बार कोशिश करो आप लोग। चलिए, इंटरनल इंडिया के राइटर कौन है? तो सही आंसर क्या है भाई? इंदिरा गांधी। कौन भाई? इंदिरा गांधी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कामायनी आंसू तथा लहर के लेखक कौन है? चलिए, कामायनी आंसू लहर के लेखक कौन है? चलिए साथियों, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है किस युग के कवि माने जाते हैं? छायावादी युग के। किस युग के? छायावादी युग के। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला सवाल देखें, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसके पास होती है? चलिए, लोकसभा को विघटन करने की शक्ति जो है किससे के पास प्राप्त होती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। आपका सही आंसर दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है? यानी किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को माफ कर सकता है राष्ट्रपति, यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में करी गई है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। क्या? आर्टिकल 72 के अंतर्गत। तो आप देखोगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्षमादान की शक्ति से प्राप्त है। अगला सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। चलिए, यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट ही आर्टिकल दोस्तों कवर किए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है इसका प्रावधान आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61 के तहत किया गया है। ऑप्शन बी राइट है। कौन से सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राज्यसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, संसद अध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। बताइए 37 का राइट आंसर क्या है?
कौन से सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा स्पीकर जो है निर्धारित करता है विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। और ये रहा आपका अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को? चलिए, तो भाई डिप्टी स्पीकर को यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। और ये रहा आपका 39, संविधान के अनुसार भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? देखिए साथियों, ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, तो इसलिए इस क्लास को छोड़ना नहीं है आपको, ठीक। संविधान के अनुसार भारत में आपातकाल की घोषणा जो है कौन करता है? सभी को पता होगा भाई, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और आपातकाल कितने हैं आपके? एक आपका राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, वित्तीय आपात हो गया। राष्ट्रीय आपात 352 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 352। उसके बाद आपका राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करें वित्तीय आपात की, तो ये आपका 360 के अंतर्गत आता है। इन तीनों आर्टिकल को घोल के पी जाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? चलिए, इसका आंसर आप लोग करिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। तो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। कुछ स्टूडेंट हैं जो आंसर करते हैं, जो बिल्कुल सीरियस हैं तैयारी के लिए, जो बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग चुके हैं, तो वही लोग आंसर करिएगा। जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा, ठीक है साथियों। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से हेल्प आपको मिलेगी ये अगर क्लास आपको बेहतरीन लग रही है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या समान हिंदी की लाइव क्लास रखी जाए और कितनी बजे रखी जाए, एक बार हमें सजेस्ट करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।